साधु आश्रम रोड पर पनेठी के करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर जली हुई एक कार खड़ी है, जिसमें एक लाश भी पड़ी है। सूचना मिलते ही डॉक्टर विनोद कुमार उस स्थान पर पहुंच गए, जहां पर जली हुई कार खड़ी होने की बात बताई गई थी। जहां वह जली हुई कार खड़ी थी, वह इलाका सुनसान था और दूर दूर तक कोई बस्ती भी नहीं थी। शाम होते ही इधर आना जाना बंद हो जाता है। इससे थाना प्रभारी ने अंदाज़ा लगाया कि इस कार को कहीं बाहर से लाकर यहाँ जलाया गया है। घटना स्थल के निरीक्षण में उन्हें कार से कुछ दूरी पर शराब और पेट्रोल की बोतल्स भी मिली। इससे लगा कि वारदात को अंजाम देने में कई लोग शामिल थे। दोस्तों, कैसे सुलझी एक कार में मिली हुई लाश की गुत्थी, हम जानेंगे पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदि आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर देती हूँ। तो चले दोस्तों, आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि ये हत्याकांड की पूरी गुत्थी है क्या। इससे पुलिस को लगा कि हत्यारे मृतक के दोस्त रहे होंगे, किसी बात पर आपस में झगड़ा हुआ होगा और मारपीट में इसकी मौत हो गई होगी। अपराध छिपाने के लिए इसे यहाँ लाकर कार सहित जला दिया होगा। कार की नंबर प्लेट सलामत थी। डॉक्टर विनोद कुमार ने घटना की जानकारी एसएसपी राजेश पांडे को दे दी और इसके बाद कार के नंबर के आधार पर मृतक के बारे में पता किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक का नाम रिजवान था। वह दिल्ली का रहने वाला था, जहां उसका बिल्डिंग बनाने का कारोबार था। शिनाख्त होने के बाद घटना की जानकारी उसके घर वालों को दे दी गई थी और इसके बाद उसी दिन घटना की सूचना देने वाले अर्जुन सिंह की ओर से अपराध संख्या 445/2017 पर धारा 302, 201, 427 के अंतर्गत रिजवान की हत्या का मुकदमा थाना हरदुआगंज में दर्ज हो गया। सूचना पाकर मृतक रिजवान के घर वाले अलीगढ़ पहुंच गए थे। पुलिस को कार की तलाशी में लाश के साथ एक जला हुआ मोबाइल फ़ोन भी मिला। घर वालों के पहुंचने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर कार में मिला सामान जब्त कर लिया था। पुलिस ने घर वालों से पूछताछ शुरू की। घर वालों का कहना था कि उन्हें पता नहीं है कि रिजवान यहाँ कैसे पहुँचा। वह तो अलीगढ़ जाने की बात कहकर घर से निकला था। उसने कहा था कि अलीगढ़ में उसे किसी से 1.5 लाख रुपए लेने हैं। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि रिजवान ने 2 शादियां की थी और दोनों पत्नियों से उसका तलाक हो चुका था। दूसरी पत्नी साजिया परवीन से विवाद के कारण तलाक हो गया था। साजिया ने रिजवान के खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई हुई थी, जिससे रिजवान को जेल जाना पड़ा था और 16 दिन पहले ही वह जमानत पर जेल से बाहर आया था। रिजवान की 2 तलाकशुदा बीवियों की जानकारी मिलने पर पुलिस की जांच का दायरा आगे बढ़ गया। दोनों ही बीवियां शक के घेरे में थी। रिजवान की दूसरी बीवी साजिया अध्यापिका थी, जिसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के एक सरकारी स्कूल में थी। घर वालों से थाना प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार ने विस्तार से पूछताछ की। साजिया परवीन और उसके घर वालों से भी पूछताछ की गई। पुलिस ने मृतक रिजवान की पहली पत्नी नाजरीन के मोबाइल नंबर को सर्विलांस में लगा दिया था, क्योंकि उसकी हरकतों से पुलिस को उस पर शक हो गया था। पुलिस की समझ में आ गया था कि कातिल इलाके की भौगोलिक स्थिति से परिचित था और इसीलिए उन्होंने घटना को यहाँ अंजाम दिया था। सर्विलांस द्वारा पुलिस को पता चला कि नाजरीन की सोनू से लगातार फ़ोन पर बातें होती रहती हैं। सोनू गाजियाबाद का रहने वाला है। पुलिस ने दोनों की बातचीत सुनकर पुलिस को पता चल गया कि सोनू नाजरीन का प्रेमी है और घर वालों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी। पुलिस के सामने कुछ और नाम भी आए, जिसमें से एक नाम था शाहरुख, जो नाजरीन का भाई था, और इसके अलावा अफरोज़ और आशू के नाम भी सामने आए। थाना प्रभारी ने गाजियाबाद पुलिस से संपर्क किया तो पता चला कि सोनू और अफरोज़
25 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तारी दे चुके हैं, जिनमें से अफरोज को जेल भेजा जा चुका है। डॉक्टर विनोद कुमार ने तुरंत सोनू को जेल भेजने से रुकवाया और गाजियाबाद पहुंचकर उसे हिरासत में ले लिया। सोनू को लेकर पुलिस हरदुआगंज आ गई। सोनू से सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि रिजवान की हत्या में उसकी प्रेमिका और रिजवान की पूर्व पत्नी नाजरीन भी शामिल थी। इसके बाद पुलिस ने नाजरीन को भी हिरासत में ले लिया। पूछताछ में पहले तो वह इधर उधर की बातों से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब उसे बताया गया कि सोनू गिरफ्तार हो चुका है और उसने सच्चाई बता दी है, यह पता चलते ही वह डर गई और उसने हकीकत बता दी। दोनों से की गई पूछताछ के बाद रिजवान की हत्या की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार निकली। मोहम्मद सुल्तान मूल रूप से आलमबाग अलीगढ़ के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटे और 5 बेटियां थीं। रोजी रोटी के सिलसिले में करीब 25 साल पहले वो दिल्ली आ गए थे। दिल्ली की एक कंपनी में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। बच्चे जवान हुए और कारोबार में लग गए। बड़ा बेटा रेहान उबेर कैब में टैक्सी चलाने लगा। रिजवान ने बिल्डिंग बनाने का काम शुरू कर दिया। फरहान किसी कंपनी में नौकरी करने लगा। बेटों के काम पर लगने से सुल्तान का परिवार सुखी और संपन्न हो गया। उसने मुरारी रोड बटला हाउस में अपना मकान बनवा लिया। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन समय कब करवट ले ले इसकी खबर किसी को नहीं होती। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में रिजवान की अच्छी कमाई हो रही थी। उसके लिए रिश्ते की तलाश शुरू हुई और किसी के माध्यम से दक्षिण पूर्वी दिल्ली के शाहीन बाग निवासी साबिर अली की बेटी नाजरीन से शादी का प्रस्ताव आया। दोनों तरफ से बातचीत के बाद उनका रिश्ता तय हो गया और फिर जल्दी ही रिजवान और नाजरीन का निकाह हो गया। ये बात सन 2008 की है। निकाह के कुछ दिनों बाद ही नाजरीन के व्यवहार में बदलाव आ गया और जिसकी वजह से वह घर में कलह करने लगी। दरअसल नाजरीन पति के संयुक्त परिवार से अलग रहना चाहती थी और इसी बात को लेकर वह रिजवान से लड़ती झगड़ती रहती थी, जबकि रिजवान घर वालों से अलग होना ही नहीं चाहता था। पर पत्नी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। उसकी बात मानते हुए उसने ओखला बिहार में किराए का एक फ्लैट ले लिया और उसी में नाजरीन के साथ रहने लगा। नाजरीन और रिजवान भले ही संयुक्त परिवार से अलग रहने लगे थे, पर उनके रिश्ते मधुर नहीं हुए। इसकी वजह यह थी कि रिजवान को नाजरीन का किसी से मिलना जुलना या बातचीत करना पसंद नहीं था। रिजवान नाजरीन पर अंकुश लगाना चाहता था, जबकि नाजरीन को अपनी आज़ादी में रिजवान का दखल पसंद नहीं था और इसी वजह से उनके दाम्पत्य में तनाव बढ़ने लगा। और इसी बीच नाजरीन एक बेटी की मां बन गई और उसका नाम रखा गया फलक। रिजवान फलक से बेहद प्यार करता था, पर बेटी के आने के बाद भी माँ बाप के रिश्ते नहीं सुधर पाए और धीरे धीरे दोनों के रिश्ते टूटने की कगार पर आ गए। आखिर नाजरीन ने रिजवान के साफ कह दिया कि वह उसके साथ नहीं रह सकती है। रिजवान ने उसे समझाने की कोशिश की और बेटी के भविष्य की दुहाई भी दी, लेकिन नाजरीन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। आखिर कुछ रिश्तेदार बीच में पड़े और पंचायतें हुई, फिर भी बात नहीं बनी तो दोनों का तलाक हो गया। रिजवान ने अपनी प्रॉपर्टी से अपनी बेटी फलक के भरण पोषण के लिए और सुखद भविष्य के लिए अपना दादरी वाला 900 वर्ग गज का प्लॉट और एक फ्लैट उसके नाम कर दिया। यह बात 2012 की है। तलाक के बाद नाजरीन अपने माँ बाप के साथ रहने लगी। अब रिजवान तन्हा हो गया। वह अपने कारोबार में मन लगाने की कोशिश करने लगा और इस बीच घर के लोग उसके लिए फिर से रिश्ता तलाश करने लगे। 2 साल तक बात नहीं बनी तो रिजवान शादी.com के जरिए अपने लिए जीवन साथी खोजने लगा। मार्च 2014 में शादी.com के जरिए रिजवान की मुलाकात साजिया परवीन से हुई, जो विधवा थी और एक बेटी की माँ भी थी, लेकिन वह पढ़ी लिखी थी और काफ़ी खूबसूरत भी थी। बातचीत में भी काफ़ी सलीके वाली थी। वह सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी और उसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में थी। आपस में बातचीत के बाद दोनों निकाह कर दाम्पत्य में बंधने को तैयार हो गए। साजिया परवीन के पहले पति की मृत्यु सन 2010 में हो गई थी। वह अपने माँ बाप और बेटी के साथ दिल्ली के वजीराबाद में रहती थी।
बाद में उसकी उत्तर प्रदेश में अध्यापक के पद पर नौकरी लग गई। बेटी को माँ बाप के पास छोड़कर वह सीतापुर में रहकर नौकरी करती थी। निकाह के बाद साजिया परवीन रिजवान के साथ ओखला विहार दिल्ली में रहने लगी, लेकिन 15 दिनों बाद ही वह अपनी नौकरी करने सीतापुर चली गई। जब स्कूल की छुट्टियां होती तभी वह दिल्ली में पति के साथ रहती थी। रिजवान से निकाह करके साजिया को लगता था कि उसे और उसकी बेटी को सहारा मिल गया है। निकाह के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन उसके बाद साजिया को लगने लगा कि रिजवान में बदलाव आ रहा है। रिजवान साजिया की तनख्वाह अपने पास रखना चाहता था और यह बात साजिया को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने रिजवान से निकाह इसलिए किया था कि उसकी बेटी को पिता का प्यार मिलेगा, पर जैसा उसने सोचा था हालात वैसे थे ही नहीं। अतः पति पत्नी के रिश्तों में दरार पैदा हो गई। कुछ दिनों बाद साजिया को पता चला कि रिजवान अपनी तलाकशुदा पत्नी नाजरीन के पास आने जाने लगा है। यह बात साजिया को अच्छी नहीं लगी। साजिया ने रिजवान से पूछा तो उसने वादा किया कि अब वह नाजरीन के पास कभी नहीं जाएगा। नाजरीन अपने प्रेमी सोनू से निकाह करना चाहती थी और इसके लिए सोनू भी तैयार था। सोनू को पता था कि नाजरीन की 7 साल की बेटी फलक के नाम रिजवान ने 900 वर्ग गज का प्लॉट और एक फ्लैट किया हुआ है, तो वह कुछ और ही हिसाब लगाने लगा। नाजरीन भी इस प्रॉपर्टी को समय से पहले भुनाना चाहती थी। अंततः सोनू के साथ मिलकर वह सोचने लगी कि यह प्रॉपर्टी उसे कैसे मिले। तलाक के बाद नाजरीन को रिजवान से कुछ भी नहीं मिला था, जो भी मिला था फलक को मिला था। इसलिए नाजरीन सोनू के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने लगी और इसके बाद षड्यंत्र के तहत एक दिन उसने रिजवान को फ़ोन करके मिलने को बुलाया। रिजवान नाजरीन से मिलने पहुंचा तो उसने अपने व्यवहार पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि जो कुछ भी हुआ है वह उसे भूल जाए, मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। इस पर रिजवान को कोई आपत्ति नहीं थी। उस समय उसकी दूसरी पत्नी साजिया से उसके रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। नाजरीन के इरादों से बेखबर रिजवान उसके घर आना जाना शुरू कर गया। वह साजिया से किया वादा भी भूल गया। उसे साथ लेकर वह घूमता भी था, जिसका पता साजिया को चल गया। साजिया को यह कतई पसंद नहीं था कि उसका पति अपनी तलाकशुदा पत्नी से संबंध बना के रखे। साजिया को अब महसूस होने लगा कि रिजवान से निकाह करके उसने बहुत बड़ी भूल कर दी। रिजवान की एक आदत गलत यह भी थी कि वह साजिया की तनख्वाह पर अपना अधिकार समझता था। वह जब तब सीतापुर पहुंच जाता और उससे पैसे मांगता था। पैसे ना देने पर वह उसके साथ मारपीट और गाली गलौज करता। कुल मिलाकर साजिया उससे काफ़ी परेशान रहने लगी थी। साजिया ने रिजवान से तलाक लेने का फैसला कर लिया और 13 सितंबर 2016 को उसने मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार रिजवान से तलाक ले लिया। रिजवान से तलाक लेकर साजिया ने राहत की सांस ली, पर यह मुक्ति स्थायी नहीं थी। रिजवान जब तक उसे फ़ोन करता और पैसे की मांग करता था। तलाक होने के बाद भी वह साजिया के पास सीतापुर पहुंच जाता। वह उसे धमकाता, जिससे साजिया परेशान रहने लगी थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन रिजवान ने उससे 15 लाख रुपए की मांग की। साजिया ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। तब रिजवान ने उस पर पिस्टल तान दी। वह उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। किसी तरह नाजरीन को जब इस बात का पता चला तो वह आग में घी डालने का काम करने लगी। वह रिजवान को और भड़काने लगी। साजिया मानसिक रूप से काफ़ी परेशान थी और अचानक रिजवान ने उसकी परेशानी और बढ़ा दी। उसने साजिया के न्यूड फ़ोटो उसके कुछ रिश्तेदारों को भेज दिए। साजिया को जब यह पता चला तो वह सन्न रह गई। अब पानी सिर के ऊपर गुजरने लगा और इतना ही नहीं, रिजवान ने साजिया को फ़ोन कर धमकी दी कि अब उसका वीडियो भी उसके रिश्तेदारों को भेजेगा। और इसके बाद तो साजिया की घबराहट और भी बढ़ गई। साजिया ने अपने रिश्तेदारों से सलाह की तो सबने पुलिस से शिकायत करने का सुझाव दिया और इसके बाद वह थाना तिमारपुर पहुंची और थाना प्रभारी को सारी बात बताई। थाना प्रभारी ने इस मामले की जांच एसआई मीनाक्षी को सौंप दी। एसआई मीनाक्षी ने जांच में मामला सही पाया और इस मामले की रिपोर्ट 1 जून 2017 को थाना प्रभारी को सौंप दी। इसके बाद पुलिस ने रिजवान के खिलाफ धारा 384, 354, 506 के तहत
मामला दर्ज कर रिजवान को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद उसे अदालत में पेश किया और जहां से उसे जेल भेज दिया गया। नाजरीन को रिजवान से हमदर्दी जताने का यह अच्छा मौका मिल गया था। विश्वास बढ़ाने के लिए वह जेल में रिजवान से मिलने भी जाने लगी। सोनू के साथ वह केस की पैरवी भी कर रही थी। इससे रिजवान को लगा कि नाजरीन उसकी अपनी है, जो बुरे वक्त में उसके साथ है, जबकि नाजरीन के मन में तो कुछ और ही था। नाजरीन सोनू से निकाह करके अपनी ज़िंदगी को व्यवस्थित करना चाहती थी और इसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। यह यही चाह रही थी कि फलक के नाम लिखी प्रॉपर्टी किसी तरह से उसे मिल जाए। रिजवान की जमानत के लिए उसके बहनोई जाकिर हुसैन ने काफ़ी भाग दौड़ की और आखिर 26 अक्टूबर 2017 को यानी हत्या के 16 दिन पहले उसे जमानत मिल गई। रिजवान के जेल से बाहर आने पर घर वालों ने राहत की सांस ली। नाजरीन सोनू और उसके साथी यह सोच रहे थे कि साजिया और रिजवान की दुश्मनी को किस तरह से भुनाया जाए। आखिर योजना के अनुसार 10 नवंबर 2017 को सोनू ने रिजवान को फ़ोन करके वैशाली मेट्रो स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया। रिजवान वहां पहुंचा, अपनी कार से पहुंचा। सोनू ने कहा कि वे लोग अलीगढ़ घूमने जा रहे हैं, वह भी उनके साथ चले तो ठीक रहेगा। रिजवान काफ़ी समय से जेल में रह रहा था, इसलिए मन बहलाने के लिए वह खुशी खुशी उनके साथ जाने को तैयार हो गया। रिजवान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह खुद को खतरे में डाल रहा है। सोनू, शाहरुख, अफरोज़ और आंसू के साथ रिजवान चल पड़ा। रिजवान की कार के अलावा उन लोगों के पास एक और भी कार थी। बुलंदशहर आने के बाद उन्होंने रास्ता बदल लिया और अनूप शहर होते हुए वे लोग हरदुआगंज पहुँचे। रास्ते में उन्होंने रिजवान को जमकर शराब पिलाई, जिससे वह एक तरह से बेहोश सा हो गया। रास्ते में ही उन्होंने प्लास्टिक की बोतल में एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल ले लिया और नाजरीन और सोनू मोबाइल के जरिए एक दूसरे के संपर्क में बने रहे। रात 12 बजे के करीब सभी अलहदापुर पहुँचे। रिजवान अपनी कार में बेसुध सीट पर गर्दन टिकाए लेटा था। ऐसे में ही सोनू और आशू ने उसका गला घोंट दिया और इसके बाद उन्होंने बोतलों में भरा पेट्रोल रिजवान पर डाल दिया और आग लगा दी। रिजवान के साथ साथ कार भी धू धू करके जलने लगी। सुनसान इलाका होने की वजह से किसी को पता ही नहीं चला कि यहाँ पर क्या हो रहा है। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी अपने काम को अंजाम देकर अपनी कार से चले गए। नाजरीन और उसके साथियों ने सोचा था कि पुलिस उन तक पहुँच ही नहीं पाएगी, लेकिन यह उनकी बहुत बड़ी भूल थी। रात 10:30 बजे रिजवान को फ़ोन बंद हो गया तो घर वाले भी परेशान हो उठे और उन्होंने नाजरीन को भी फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। घर वालों ने थाने में गुमशुदगी की तहरीर भी दे दी, लेकिन रिजवान का कुछ पता नहीं चल रहा था। अगले दिन घर वालों को अलीगढ़ पुलिस ने रिजवान की जली हुई लाश और कार मिलने की खबर दी। घर वाले अलीगढ़ पहुँचे और इसके साथ नाजरीन भी थी। घर वालों ने रिजवान की झुलसी हुई लाश की पुष्टि कर दी और इसके बाद भी नाजरीन के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वह अंदर ही अंदर सुकून महसूस कर रही थी। डॉक्टर विनोद कुमार ने अभियुक्तों से पूछताछ कर उन्हें न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया। फलक अपने दादा दादी के पास है। 7 साल की फलक अनाथ हो चुकी है। पिता की हत्या कर दी गई है और माँ जेल में है। कहानी लिखे जाने तक नाजरीन अपने साथियों के साथ जेल में थी। तो दोस्तों, ये है एक दिल दहला देने वाली कहानी कि किस तरीके से लोग स्वार्थ में आकर अपनों की ही हत्या कर बैठते हैं। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो कि आज आपके जवाब का सिलसिला नहीं हो पाएगा, तो अगले वीडियो में आपके जवाब ज़रूर होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।